हमारे पास सबसे पहला टर्म आता है टिश्यू किसे कहते हैं? क्लियर? स्टडी ऑफ टिश्यू को ही हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। हमने ये कहा कि अगर हमें स्टडी करना है टिश्यू की, पहले टिश्यू क्या है हम वो समझते हैं। कई सारे ऐसे होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स जो मिल करके, ठीक है, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स का मतलब हम क्या समझते हैं, हम आपको समझा रहे हैं। जैसे कि हम एक सिमिलर सेल हैं, ये एक सिमिलर सेल्स है, ये एक सिमिलर सेल्स है, यानी 4-5 लोग सिमिलर टाइप के सेल्स हैं। चारों पांचों लोग मिल करके अगर एक सही से कॉमन ओरिजिन है, स्पेसिफिक फंक्शन काम कर रहे हैं, तब उनको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू का मतलब हमने क्या बोला कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, यानी सिमिलर सेल्स का जो ग्रुप है उसे हम क्या बोलते हैं बताइए? उसे हम क्या बोलेंगे? टिश्यू। बट कुछ उसके साथ और हमें ऐड करना है, जैसे ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये सेल्स है, ये सेल्स है, ठीक है, ये सब के सब क्या है? सेल्स हैं। ये मिल करके क्या कर रहे हैं कि एक कॉमन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये सब के सब क्या कर रहे हैं? इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ये सब के सब क्या है बताइए? इंटर सेलुलर सब्सटेंस, ठीक है, यानी ये सब के सब क्या करते हैं? इंटरसेलुलर सब्सटेंस से कनेक्टेड हैं और ये स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हो। ये सब के सब क्या कर रहे हो बताइए? एक स्पेसिफिक फंक्शन को अंजाम दे रहे हो। आप हमें बताइए स्पेसिफिक फंक्शन किसका होगा? जैसे इन चारों की दोस्ती कैसी हुई? सेम टाइप के वाइब मैच हुए तभी ना। चोरों की दोस्ती आपस में कैसे होती है? जब सबकी ओरिजिन एक ही जगह से हुई हो, यानी उसी एक ही खानदान से, चोरों की खानदान से। क्लियर? सबकी ओरिजिन एक जगह से हुई हो और कॉमन स्ट्रक्चर हो, कॉमन फंक्शन है, तभी हम इनको क्या कहते हैं? टिश्यू बोलेंगे। समझ में बात? तो क्या लिखे हैं? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस, along with intercellular substance, which perform specific function, which perform specific function, क्लियर? इसी को हमने क्या नाम दिया? टिश्यू नाम दिया, ठीक है। हमने क्या बोला? ये सब के सब क्या है बताइए? ग्रुप ऑफ सेल है, और यही ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करते हैं? स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताइए? स्पेसिफिक फंक्शन अगर कर रहे हैं तब हम मानते हैं कि ये हमारा क्या है बताइए? तब ये हमारा क्या है? टिश्यू कहलाता है, ठीक है। जल्दी करिए, हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। सुन ले ध्यान से। अब हमने ये कहा कि हमारे टिश्यूज के कितने टाइप्स होते हैं। हमने क्या बोला? टिश्यूज के टाइप कितने होते हैं? तो हमारे पास हेडिंग होगा टाइप ऑफ टिश्यूज। हेडिंग होगी हमारे पास टाइप ऑफ टिश्यू। क्लियर? अब सुनते हैं टाइप ऑफ टिश्यू में हम क्या समझाना चाह रहे हैं। हम 4 तरीके के टिश्यू आपको पढ़ाएंगे और 4 तरीके के टिश्यू की ओरिजिन क्या है, उनका फंक्शन क्या है, ठीक है। कॉमन फंक्शन बताएंगे, स्पेसिफिक फंक्शन तो आगे आएगा। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हैं? एक तरफ हमारे पास हेडिंग क्या होगी? 3 कॉलम बनाइएगा। एक तरफ हमारे पास क्या होगा? टिश्यू के नेम होंगे,
और उस टिश्यू की क्या होगी, ओरिजिन, यानी एक्टोडर्मल ओरिजिन है, मेसोडर्मल ओरिजिन है या एंडोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है। और उनके क्या है, कुछ फंक्शन लिखवाएंगे। क्या लिखवाएंगे, फंक्शन लिखवाएंगे। टिश्यू का नाम, उनकी ओरिजिन और उनका फंक्शन। चलिए नंबर 1 पे आता है हमारे पास इपिथेलियल टिश्यू। नंबर 1 पे क्या आते हैं, इपिथेलियल टिश्यू। अब सुनते जैसे, ईपी का मतलब क्या सुनते हैं, अपर, ठीक है, ऊपर साइड में। थीलियल का मतलब सरफेस, यानी हमारे बॉडी के सरफेस पे जितने भी सेल्स टिश्यूज पाए जा रहे हैं सब के सब क्या कहलाते हैं, इपिथेलियल टिश्यू कहलाते हैं। क्लियर। इनकी ओरिजिन कुछ भी हो सकती है, एक्टोडर्मल भी हो सकती है, मेसोडर्मल भी हो सकती है, एंडोडर्मल भी हो सकती है। क्लियर। यानी हमने ये कहा कि इनकी ओरिजिन कैसी हो सकती है, बताइए, एक्टोडर्मल भी हो सकती है, मेसोडर्मल भी हो सकती है, एंडोडर्मल भी हो सकती है। क्लियर। अच्छा बताइए, हमारे बॉडी को कवर कौन कर रहा है, इपिथेलियल ही कर रही है, ठीक है। यानी ये बॉडी को कवर करने का काम करती है, इनका बेसिक फंक्शन है ये, ठीक है। तो लिखिएगा, क्या लिखेंगे, कवरिंग ऑफ बॉडी सरफेस। नेक्स्ट फंक्शन, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एटसेट्रा। क्लियर। दूसरा आता है हमारे पास टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू आता है। सेकंड क्या आता है, कनेक्टिव टिश्यू आता है। कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास इनकी ओरिजिन जो होती है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। कैसी ओरिजिन होती है, मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। और इनका बेसिक फंक्शन जो होता है हमें, वो सपोर्ट का काम करता है। और ये क्या करता है, कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। दो ऑर्गन के बीच में कनेक्शन का काम कौन करता है, हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू। थर्ड में हमारे पास क्या आएंगे, मस्कुलर टिश्यू। आप मसल्स पे हमने बताया था मसल्स की ओरिजिन कैसी थी, चलिए भैया, मसल्स की ओरिजिन मेसोडर्मल, ठीक है। किस में काम आते थे मसल्स, मस्कुलर टिश्यू किस में मदद करते थे, बोलो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू बताइए क्या है, ओरिजिन, नर्वस टिश्यू की ओरिजिन एक्टोडर्मल, ठीक है। किस में आते थे, किस में मदद करते थे, कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन में। ध्यान से सुनेंगे। अब यहां से जो टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूं आपको दो ही बात याद रखनी है, मैं जिस टाइप के टिश्यू पढ़ाऊंगा वो कहाँ पे पाए जाते हैं, यानी उनके एग्जाम्पल याद रखना है और उनका फंक्शन क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ टिश्यू नाम याद रखना है। टिश्यू नाम अगर देने के बाद उनका फंक्शन याद रखना है, और फंक्शन के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखनी है, ये पाया कहाँ जाता है। एग्जाम्पल इनके 100% पूछे जाएंगे आपसे। क्लियर। और मैक्सिमम एग्जाम्पल में लिखवा चुका हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी में, समझ आ रही बात, तो पूछने का कार्यक्रम होगा अब। क्लियर। जैसे हमने कहा कि हमारे पास पीसीटी के अंदर किस टाइप के टिश्यूज पाए जाते थे, याद आ रहा है, स्क्वेमस एपिथेलियम, एल्वियोलाई के अंदर, ये सब चीजें अब काम आएंगी आपकी, ठीक है। कौन सी चीजें कहाँ पे आ रही हैं
उस समय हमने कहा था कि ये सिलेबस में नहीं है, ये कहाँ पे कैसे पाए जाते हैं, बट मैं वहां पे लिखवाया था क्योंकि अब यहाँ पे आएगा काम। क्लियर? तो उस दौरान बहुत लोगों को लगता था कि ये सब तो सिलेबस में है नहीं सर, फिर भी लिखवा रहे हैं, इनके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, किस टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। अब आ रहा है काम। क्लियर? तो क्या याद रखना है आपको? टिश्यू के नेम, उनका फंक्शन, और वो कहाँ पे पाए जाते हैं, लोकेशन यानी उनके एग्जाम्पल क्या है। क्लियर? तो पहले टिश्यू हम क्या लिखेंगे? पहला टिश्यू क्या है? इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो हेडिंग हो गया हमारे पास इपिथेलियल टिश्यू। जल्दी जल्दी पॉइंट लिखेंगे, हम लिखेंगे नहीं, ठीक है? साथ साथ में आप लिखेंगे तो फिर दिक्कत होगी। हम बोलते जा रहे हैं, आप लिखते जाइए, ठीक है? चलिए, इपिथेलियल टिश्यू में लिखेंगे। इपिथेलियल का मतलब क्या समझते हैं? इपिथेलियल का मतलब क्या समझते हैं? कोई एक ऐसी टिश्यू जो हमारे पास इस तरीके से अपर सरफेस पे पाई जाती हो। बोली बात सही है? क्लियर? या तो फिर कुछ इस तरीके की टिश्यूज भी हो सकती हैं जो यहाँ पे इस तरीके से पाई जाती हो। क्लियर? यानी इनकी एक लाइनिंग जो होगी वो बॉडी फ्लूइड के पास होगी और एक इन्वायरमेंट की तरफ होगी ना। यानी ये हमारे पास इपिथेलियल टिश्यू है तो इनका एक सरफेस कहाँ पे है? फ्री इन्वायरमेंट की तरफ है। क्लियर? और बाकी दूसरा वाला सरफेस कहाँ पे है? बॉडी के अंदर है ना, यानी इनके अंदर फ्लूइड के अंदर है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा टिश्यू जिसकी एक सरफेस फ्री सरफेस इन्वायरमेंट की तरफ फेस करती हो और दूसरा सरफेस कहाँ की तरफ फेस करती हो? हमारे फ्लूइड की तरफ फेस करती हो, ऐसे टिश्यू को हम क्या नाम देते हैं? इपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। क्लियर? और इस इपिथेलियल टिश्यू की सबसे खास बात क्या होती है? इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नजर नहीं आ रहा है। क्लियर? या फिर नजर भी आएगा तो बहुत ही कम आएगा, कुछ इस तरीके के नजर आएंगे जहां पे ये बना हुआ है। ठीक है, बहुत ही लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होगा या फिर नहीं इंटरसेलुलर स्पेस होगा। समझे? तो लिखेंगे यहां पे हमारे पास सेंटेंस में, दिस टिश्यू हैज a free surface which faces either body fluid, which faces जिसका एक फेस, which faces either body fluid और or outside environment, जिनकी एक सरफेस कहाँ की तरफ होगी? बॉडी फ्लूइड की तरफ होगी और दूसरी सरफेस कहाँ की तरफ होगी बताइए? इन्वायरमेंट की तरफ होगी। क्लियर? ऐसे सरफेस में हमारे पास क्या बोलेंगे? इपिथेलियल टिश्यू इनको हम बोलते हैं। दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि या तो बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस होगी या तो फिर एब्सेंट होगी। क्लियर? तो लिखेंगे नो इंटरसेलुलर स्पेस या लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। आप लिटिल वाले को अंडरलाइन करिएगा, ठीक है? इनके पास क्या होता है बताइए? लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाती है। आपके एनसीईआरटी ने इनको लिखा है लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। नो को ना लिखने के बाद आप लिटिल लिख सकते हैं। क्लियर? क्योंकि इनके पास हमने टिश्यू की क्या डिफिनेशन बताई थी? इंटरसेलुलर सब्सटेंस जरूर होगा, स्पेस होगा तभी तो सब्सटेंस होंगे। क्लियर? तो कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, बट इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर कोई ना कोई मैट्रिक्स जरूर पाया जाएगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रोवाइड, अब फंक्शन लिख लेंगे, अब डायरेक्ट हेडिंग डालते हैं फंक्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। अब इनके फंक्शन लिखते हैं। लिखेंगे प्रोवाइड अ कवरिंग या लाइनिंग, प्रोवाइड अ कवरिंग या लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी के कुछ पार्ट में हमारे पास जो लाइनिंग बनाती है, जैसे एल्वियोलाई की लाइनिंग, ठीक है? हर जगह की जो लाइनिंग होती है वो कौन बना रही है? इपिथेलियल ही बना रही है। क्लियर? दूसरा लिखेंगे, कवरिंग ऑल बॉडी ऑर्गन,
कवरिंग ऑल बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन में जितने भी पाए जा रहे हैं सबकी कवरिंग कौन कर रहा है? इपिथेलियल टिश्यू कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल लाइनिंग ऑफ, इंटरनल लाइनिंग ऑफ, इंटरनल लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन कैविटी। जैसे एल्वियोलाई क्या है? हॉलो ऑर्गन है, इनके अंदर की इंटरनल लाइनिंग कौन बना रहा है? इपिथेलियल। समझ में आई बात? ये हॉलो कैविटी नजर आ रही कि नहीं? तो वही जो हॉलो ऑर्गन कैविटी है उसको इंटरनल लाइनिंग कौन बनाती है बताइए हमारे पास? इपिथेलियल टिश्यू ही बनाती है। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड, फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड। क्लियर? ये फंक्शन हो गया हमारे इनके पास। क्लियर? अब सुन लीजिए, अब इनके कुछ स्पेशल फीचर होते हैं। क्या बोला? फीचर ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। ध्यान से सुनिएगा इनको। क्लियर? यहां से क्वेश्चन उठे हुए हैं कई बार। पहला फीचर क्या है? जितने भी इपिथेलियल टिश्यूज के सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? अगर कॉम्पैक्टली पैक्ड है तभी शायद इसी वजह से मैंने बताया कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाई जाती। क्लियर? तो लिखेंगे द सेल्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, द सेल्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू the cells of epithelial tissue compactly packed, compactly packed compactly packed with intercellular, with little intercellular, with little intercellular space filled with matrix, filled with matrix। इंटरसेलुलर सब्सटेंस को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखेंगे, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखते हैं। क्लियर? ध्यान सुनेंगे, जितने भी इपिथेलियल टिश्यू होते हैं, क्या बोला? जितने भी इपिथेलियल टिश्यूज होते हैं सब के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है हाई रीजनरेशन पावर की। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि हमें चोट लगती है तुरंत ये ठीक होने भी लगता है। क्लियर? ऐसा क्यों? बल्कि अंदर के घाव जल्दी मिटते नहीं हैं। क्लियर? बाहर वाले जितने भी घाव होते हैं वो जल्दी मिट जाते हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि इनकी रीजनरेशन पावर क्या होती है? कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तुरंत ये सेल्स डिवाइड होकर के रीजनरेट कर लेते हैं, नए सेल्स बना लेते हैं। रीजनरेट तो सारी सेल्स करती हैं, बट किसी के समय ज्यादा लगते हैं और किसी के कम लगते हैं। कोई बहुत फास्ट करता है, बहुत ही स्लो करते हैं। तो जो इपिथेलियल टिश्यूज होती हैं, अगर वो सेल्स रीजनरेट कर रही हैं तो इनकी रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ही हाई होती है। क्लियर? तो लिख लेंगे यहाँ पे नोट डाल करके ये सारी बातें, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखवा रहे हैं, तीनों फीचर्स ये पूछे जा चुके हैं। पहला फीचर पहले क्या पूछा गया था बताइए? इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ऐसे डायरेक्ट पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर या फिर टिश्यू हैज कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। तो चार ऑप्शन दिए जाएंगे, वही मस्कुलर टिश्यू, वही हमारे पास न्यूरल टिश्यू, वही कनेक्टिव टिश्यू और वही इपिथेलियल टिश्यू। आप बताइए सबसे ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज किसके होते हैं? इपिथेलियल के। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। दूसरा पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। तो क्या बताएंगे? इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो लिखेंगे इपिथेलियल टिश्यू हैज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। इपिथेलियल टिश्यू हैज, इपिथेलियल टिश्यू हैज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। epithelial tissue has high regeneration
कैपेसिटी। क्लियर? दूसरा पॉइंट समझिए, जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं उनके पास ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, यानी ये एवेस्कुलर होती हैं। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? अब्सेंट होती हैं, बट नर्व वेसल्स पाई जाएंगी। क्या बोला? तभी तो नर्व इंपल्स हमें टच करके से पता चल जाता है। क्लियर? इनके अंदर नर्व तो प्रेजेंट होते हैं बट ये एवेस्कुलर होती है। क्लियर? तो यानी हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, जितने भी एपिथेलियल टिश्यू होती हैं वो कैसी होती हैं? एवेस्कुलर होती हैं। कैसी होती हैं? एवेस्कुलर होती हैं, बट नर्व आर प्रेजेंट। हो गया? यहां तक किसी को तकलीफ हो तो पूछ लीजिए। ये सारी चीजें जितने भी हमने फीचर्स बताए हैं ये क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं आपसे पीवाईक्यू में। क्लियर? अब बात आती है हमारे पास टाइप ऑफ टिश्यूज में एपिथेलियल के टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। क्लियर? ध्यान सुनते रहिएगा, सुनिएगा ध्यान से। हमने ये बोला कि हमारे पास जो एपिथेलियल टिश्यू है हमारे पास जो एपिथेलियल टिश्यू है वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। हम क्या बताना चाह रहे हैं, ध्यान सुनेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। क्लियर? किसके बेसिस पे? हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज की बात करेंगे, ठीक है? तो एपिथेलियल टिश्यूज हमारे पास दो तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लाइनिंग या अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू सेल्स। ठीक है? अगर कोई भी सेल्स, ध्यान समझेंगे, एपिथेलियल टिश्यूज हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियल होंगे, एक हमारे पास सिंपल एपिथेलियल होंगे और एक हमारे पास कैसे होंगे? कंपाउंड एपिथेलियम होंगे। कैसे होंगे बताइए? कंपाउंड एपिथेलियम होंगे। अगर किसी भी सेल्स का जो अरेंजमेंट आपको बताया जा रहा है अगर वो सिंगल लेयर नजर आ रहे हैं, कैसे नजर आ रहे हैं? अगर ये सिंगल लेयर नजर आ रहे हैं तो समझ जाइए सिंपल एपिथेलियल है। कैसे हैं बताइए? ये सिंगल लेयर नजर आ रहे हैं तो। क्लियर? बट यही सेल्स अगर हमारे पास जो अरेंजमेंट आपको नजर आ रहा है अगर वो कैसे नजर आ रहे हैं बताइए? मल्टी लेयर्ड नजर आ रहे हैं। कैसे नजर आ रहे हैं बताइए? अगर ये मल्टी लेयर्ड नजर आ रहे हैं, क्लियर? अगर ये मल्टी लेयर्ड नजर आ रहे हैं तो समझ जाइए कंपाउंड है। सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल में क्या डिफरेंस है बताइए? एक हमारे पास ये सिंगल लेयर होते हैं और ये क्या होते हैं? मल्टी लेयर होते हैं। क्लियर? इन मल्टी लेयर जितने भी होते हैं इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, इनका सिर्फ एक ही काम है, हेल्प इन प्रोटेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं बताइए? प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारी बॉडी को, बस। ये हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? ये हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब समझेंगे, सिंपल की बात करेंगे। यहां पर नोट डाल करके ध्यान सुनेंगे, यहां पे ये लिखने वाली बात है। ये कहां कहां पे प्रेजेंट होते हैं? तो प्रेजेंट इन, क्लियर, प्रेजेंट इन इंटरनल लाइनिंग ऑफ, इंटरनल लाइनिंग ऑफ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है? ये तीन जगह होती हैं। ये किसके इंटरनल लाइनिंग ऑफ? बॉडी कैविटी। सबसे पहले कहां पे प्रेजेंट होती हैं? बॉडी कैविटी के इंटरनल लाइनिंग में। कौन सी? सिंपल। बॉडी कैविटी का मतलब क्या? एल्वियोलाई कैसी है? सिंगल लेयर है, थी कि नहीं? ठीक है? तो बॉडी कैविटी के हमारे पास यहाँ पे डक्ट के पास जितने भी डक्ट हैं, पीसीटी, डीसीटी या जितने भी तरीके के हम डक्ट ट्यूब्यूल बताएंगे सबके अंदर कैसी होंगी? सिंपल वाले ही होंगे। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं, अगर ट्यूब्यूल की बात करें,
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या किसी भी तरीके की डक्ट या ट्यूब्यूल की बात करते हैं, सभी के अंदर किस टाइप के पाए जाएंगे? सिंपल इपिथेलियल पाए जाएंगे। क्लियर? मल्टी लेयर्ड नहीं होंगे, वहां पे कंपाउंड नहीं पाए जाएंगे। इसलिए हम आपको यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखवा रहे हैं कि ये जितने भी हमारे पास सिंपल इपिथेलियल टिश्यूज होती हैं वो सब के सब कहाँ पे पाई जाती हैं? बताइए। इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, इंटरनल लाइनिंग ऑफ डक्ट, इंटरनल लाइनिंग ऑफ ट्यूब्यूल। डायरेक्ट पूछा गया था एक बार क्वेश्चन में। आप हमें बताइए, पहला ऑप्शन में अगर दिया जाएगा ऐसे ही, सिंपल इपिथेलियल टिश्यूज आर प्रेजेंट इन इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, इंटरनल लाइनिंग ऑफ डक्ट, इंटरनल लाइनिंग ऑफ हमारे पास ट्यूब्यूल। चौथा ऑप्शन में क्या उम्मीद करते हो? बहुत बढ़िया, समझ आई बात? यानी ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सिंपल तरीके से पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कौन सी कैविटी कहाँ पे पाई जा रही है, कौन सा टिश्यू कहाँ पे पाया जा रहा है, बस। इसमें हम ज्यादा याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आपको क्या याद रखना है? सिर्फ और सिर्फ कौन सी टिश्यू है, कहाँ पे पाई जा रही है, उनका फंक्शन क्या है। ठीक है? और सबसे ज्यादा अगर प्रायोरिटी दीजिएगा कौन सी टिश्यू कहाँ पे पाई जा रही है, लोकेशन, यही आपसे पूछी जाएगी। फिर बाद में ये मत कहना सर ने हमें बताया नहीं, ये कहाँ से आता क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन आप PYQ लगा लीजिएगा या फिर ट्रेंड देख लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन से टिश्यूज की कौन सी लोकेशन है, आप देख लीजिए। ठीक है? तब आपको ट्रेंडिंग पता चल जाएगा कि कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि अगर कोई भी यहाँ पर टिश्यूज पाई जा रही हैं, इनके कुछ फंक्शन होंगे। क्या होंगे? कुछ फंक्शन होंगे। फंक्शन हमें बताइए, 4 फंक्शन याद रखने हैं। कितने फंक्शन याद रखने हैं? 4 फंक्शन। थोड़ा बहुत दिमाग लगाए होंगे। आप हमें बताइए, जब भी कोई भी सिंपल इपिथेलियल टिश्यूज पाई जाती थी, चाहे जिसमें ऑर्गन में हमने बताया था, चाहे एल्वियोलाई में मैं बताया हूँ, चाहे मैं PCT DCT में बताया हूँ, वो क्या करती थी? कभी भी डिफ्यूजन का काम करती थी, अरे बोलिए, कभी भी सिक्रीशन का काम करती थी, कभी फिल्ट्रेशन का काम करती थी, और कई बार एब्जॉर्प्शन का भी काम करती थी। 4 ही काम तो लिखने हैं, 4 के अलावा 5वां को एक भी नहीं काम लिखना। यानी किसी भी तरीके की एल्वियोलाई के अंदर क्या होता था? डिफ्यूजन। PCT के अंदर क्या होता था? एब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन भी PCT के अंदर होता था। क्लियर? और ट्यूबुलर सिक्रीशन भी DCT के अंदर होता था। यानी ये सब के सब क्या है? इनके फंक्शन ही तो हैं। तो अगर किसी का फंक्शन पूछा जाएगा तो सबसे पहला फंक्शन क्या होगा बताइए? डिफ्यूजन। दूसरा फंक्शन बताइए? सिक्रीशन। तीसरा फंक्शन बताइए? फिल्ट्रेशन। और चौथा फंक्शन बताइए हमारे पास? एब्जॉर्प्शन। ये इनके फंक्शन है। 4 फंक्शन होते हैं हमारे पास किसी भी तरीके के सिंपल इपिथेलियल टिश्यूज के। क्लियर? फंक्शन कौन कौन से? डिफ्यूजन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन। क्लियर? ये सब के सब इनके क्या है? फंक्शन है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास क्या आता है कि किसी भी तरीके की अगर हम डिफ्यूजन की बात करते हैं या फिर किसी भी तरीके के सिंपल इपिथेलियल टिश्यूज की ही बात कर लेते हैं। क्लियर? अब हमें कितने लोगों को पढ़ना है इपिथेलियल में? एक सिंपल इपिथेलियल और एक कंपाउंड इपिथेलियल। अब सबसे पहली हेडिंग क्या होगी हमारे पास? सिंपल इपिथेलियल। सिंपल इपिथेलियम के बारे में हमने कितनी बातें बताई है? सिंगल लेयर बताई है, इंटरनल लाइनिंग ऑफ कहाँ कहाँ, बॉडी कैविटी, डक्ट, ट्यूब्यूल, फंक्शन बताइए, डिफ्यूजन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन। ये सब के सब इनके क्या है? फंक्शन। अब हमें एक चीज बताइए, अगर मैं सिंपल इपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स पढ़ाऊंगा, क्या उनके फंक्शन कॉमन होंगे? क्या सभी के जैसे कॉमन फंक्शन होंगे? एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एक अलग होगा, कॉमन फंक्शन सबके तो एक ही जैसे होंगे ना। यानी कॉमन फंक्शन हमारे पास क्या होंगे? यही डिफ्यूजन, यही सिक्रीशन और यही एब्जॉर्प्शन, यही फिल्ट्रेशन होगा। क्लियर? कुछ अलग फंक्शन आएगा तो उसको हम अलग से लिखवा देंगे, बट बेसिक फंक्शन हमें नहीं भूलना है आपके। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमें बताइए, अगर मैं सिंपल इपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स पढ़ाऊंगा तो क्या जो लेयर की नंबर है सिंगल ही रहेंगे या बदल जाएंगे? सिंगल ही रहेंगे। यानी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं भूलना है, बेसिक फंक्शन नहीं भूलना है, और बेसिक चीजें कहाँ पे पाई जाती वो नहीं भूलना है, बस। क्लियर? कुछ अलग चीज डेवलप्ड हो जा रही है तो उनको हम साइड से पढ़ लेंगे, बट बेसिक चीजें हमें नहीं पढ़नी, भूलनी है कि नहीं। तो हमारे पास सिंपल इपिथेलियल टिश्यूज के हमारे पास कई टाइप होते हैं। पहला टाइप आता है हमारे पास स्क्वेमस इपिथेलियम, सिंपल के ही है। ठीक है? फिर उसके बाद क्यूबॉइडल
यानी हम किसके बेसिस पे बोल रहे हैं, ये किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर के शेप एंड साइज के बेसिस पे है, तो सिंगल लेयर ही, बट किसी के स्ट्रक्चर क्या दिखाई दे रहे हैं, फ्लैटेंड टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, यानी हम इनको क्या बोल देंगे बताइए, स्क्वेमस इपिथेलियम, सिंगल लेयर है, पतले पतले एकदम, ठीक है। अगर उससे थोड़े से मोटे हुए क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गए तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। और यही कॉलुमनर इपिथेलियम बताएंगे तो उनका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, कॉलुमनर लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इपिथेलियल टिश्यूज के हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं, सिंपल इपिथेलियल टिश्यूज के हमारे पास टाइप्स, ठीक है। इनके पास 3 तरीके होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला बताइए कैसे, सिंपल तो सिंपल ही लिखेंगे, ठीक है। स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू, क्लियर। सिंपल, मैं बार बार सिंपल क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमें बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बोलना है, समझ आई बात, यानी सिंगल लेयर वाली बातें नहीं बोलनी है। कॉलुमनर इपिथेलियल टिश्यू, चलिए सबसे पहली हेडिंग क्या होगी हमारी, सबसे पहली हेडिंग क्या होगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, समझाए, सुनते ध्यान से। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज कुछ इस तरीके की होती हैं, ध्यान से देखेंगे तो एकदम पतली पतली स्ट्रक्चर होंगी। कैसे स्ट्रक्चर, यानी इनके जो सेल्स की लाइनिंग होती है बहुत पतली पतली होती है, इसलिए मैक्सिमम इनका मेजर फंक्शन जो होता है वो यहां से और यहां से डिफ्यूजन आराम से करा सकती है, बोलिए करा सकती हैं। ये किसी भी तरीके की मटेरियल की फिल्ट्रेशन आराम से करा सकती हैं, बोलिए करा सकती हैं। तो यानी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का स्क्वीज का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज रिस करके जाए, रिसने का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज हो करके जाए, क्लियर। और ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम 2 टाइप्स की होती है, एक पेवमेंट होती है और एक हमारे पास टेसेलेटेड होती है, क्लियर। हम पेवमेंट और टेसेलेटेड क्या है हम आपको समझा रहे हैं, सुन ध्यान से। ये कितने तरीके के हमने बताया, बताइए, 2 टाइप्स के बताए हैं। एक हमारे पास क्या होता है, पेवमेंट होती है, और एक होते हैं हमारे पास टेसेलेटेड, ठीक है। ये स्क्वेमस ही है। पेवमेंट का मतलब ये होता है कि टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, कैसी स्ट्रक्चर होती है बताइए, टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लैटेंड टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर। बट टेसेलेटेड का मतलब क्या होता है, कुछ इस लाइक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, वेब लाइक स्ट्रक्चर ये बनाती है, ये वेब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। तो अगर कोई भी ये वेब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है तो क्या बोलेंगे, पेवमेंट नहीं बोल करके क्या बोलेंगे बताइए, टेसेलेटेड बोलेंगे। और अगर स्ट्रेट, अगर फ्लैटेंड टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, जैसे आपने पत्थर देखा है घरों में, टाइल्स ये जो लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यही देख करके इमेजिन कर लो ये हमारे पास किस टाइप के इपिथेलियम है, स्क्वेमस, वो भी कौन से, पेवमेंट टाइप के, क्लियर। तो यही हमारे पास क्या है, फ्लैटेंड टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर और ये वेब लाइक स्ट्रक्चर है, क्लियर। जल्दी करिए। पेवमेंट टेसेलेटेड में भी हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक मीजोथीलियम होता है
और एक हमारे पास इंडोथीलियम होता है। एक हमारे पास कैसे, एक हमारे पास मीजोथीलियम होते हैं और एक हमारे पास इंडोथीलियम। अगर कहीं पे ऑर्गन कैविटी की बात की जाएगी, किसकी बात की जाए, अगर ऑर्गन कैविटी की बात की जाए तो हमारे पास कैसे आएंगे, मीजोथीलियम वाले आएंगे। ठीक है। इंडोथीलियम हमने कहाँ नाम सुना है, ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ कैपिलरीज, यानी ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स के अंदर ये पाए जाते हैं मीजोथीलियम। ठीक है। किस टाइप के होते हैं, टेसेलेटेड या पेवमेंट, टेसेलेटेड। ठीक है। कभी भी एल्वियोलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज में ऐसे लेकर के गया था नहीं, वेव लाइक। क्लियर। तो मुझे शौक नहीं था डिजाइन बनाने का, समझ आ रही बात, वो ऐसा ही स्ट्रक्चर था। तो हमारे पास इसका एग्जांपल क्या समझेंगे, जितने भी हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होती, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स, हम आपसे बार बार गुजारिश कर रहे हैं हाथ जोड़ करके एग्जाम्पल याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, एग्जाम्पल। ठीक है। बताएं, अब सुनिए, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू आर प्रेजेंट इन, हमें एग्जाम्पल इनके भूलना नहीं है। क्या भूलोगे, 5 स्टार लगा करके लिखेंगे एग्जाम्पल। क्लियर। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ध्यान से सुनेंगे हम, पहला एग्जाम्पल ध्यान से सुनेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारे पास, कभी भी एल्वियोलाई ऑफ लंग्स का नाम सुना है, किस टाइप के टिश्यू, किस टाइप के टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप लिखेंगे हमारे पास, बाउमैन कैप्सूल का नाम सुना है, बाउमैन कैप्सूल के अंदर किस टाइप के टिश्यू, बाउमैन कैप्सूल के अंदर किस टाइप के टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का नाम सुना है, असेंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ मुर्गीले ना, हेनले। क्लियर। तो हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हमारे पास किस टाइप के टिश्यू बताइए, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। चौथा हमारे पास इंडोथीलियम ऑफ ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरीज। ठीक है। इंडोथीलियम ऑफ ब्लड या लिम्फ कैपिलरी। ठीक है। सुनते ध्यान से, किसी एक का कहना है, हम बता दे रहे हैं उनका क्या कंफ्यूजन है। यहां से ये पीसीटी, इधर पीसीटी था हमारे पास, क्लियर, इधर लूप ऑफ हेनल है, इधर हमारे पास क्या थिक सेगमेंट हुआ करता था, फिर थिन सेगमेंट हुआ करता था। क्लियर। कुछ इस तरीके का। अगर स्पेसिफिक पूछा जाएगा कि थिन सेगमेंट में या थिक सेगमेंट में, तो इस सेगमेंट में थिन वाले में, ठीक है, सिंपल स्क्वेमस पाए जाएंगे। क्लियर। यानी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में कौन से सेगमेंट में बताइए, थिन सेगमेंट में। क्लियर। बट ऐसा पूछा नहीं जाएगा इतना ज्यादा डिटेल में, डीप में। समझ आ रही बात, जब हम आपको एकदम डीपली पढ़ा दिए थे नेफ्रॉन, तब हम वहां पे गहराइयों में गए थे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे। क्लियर। सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ही बोला गया है। ये थिन सेगमेंट, थिक सेगमेंट आपके एनसीईआरटी में कहीं दिया ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात, ये तो मेरी गलती थी, मैंने बता दिया बेटा इसमें भी थिन सेगमेंट और थिक सेगमेंट पाया जाता है, तब आप यहाँ पे बहादुरी दिखा रहे हैं। ऐसा पूछा नहीं जाएगा आपसे। समझ रहे मेरी बात। हाँ, आगे बढ़े। हाँ, ये ज्यादा डिटेल में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने का साइड इफेक्ट है। क्लियर। हाँ, तुम लोग उसमें भी पीएचडी कर ले तो थिन सेगमेंट बताइए, थिक सेगमेंट बताइए, कभी नहीं पूछा गया है, न पूछा जाएगा, देख लीजिए। तो फिर क्यों पढ़ाया, आपके मन में यही सवाल आता है ना।
हाँ, गहराइयों में जाने का मेरा इरादा था, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ना। अब सुनते ध्यान से। अब दूसरा टाइप्स आता है हमारे पास, दूसरा टाइप्स आता है हमारे पास, ओए भाई साहब, हाँ दूसरा टाइप्स आता है हमारे पास, क्लियर। सिंपल इपिथेलियम में स्क्वेमस हो गया, अब क्या आएगा, क्यूबॉइडल, ठीक है। अच्छा, इपिथेलियम में स्क्वेमस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या थी, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, बोले बात सही है। चार फंक्शन हमने बताए थे, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। अब हमें बताइए हमारे पास सिंपल स्क्वेमस में कौन दो लोग आए फंक्शन में, कौन दो लोग, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। क्यूबॉइडल में यही एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन आ जाएंगे, समझ गए। सब में अलग अलग होता रहेगा। तो हमने ये कहा कि दूसरा टाइप्स आता है हमारे पास, दूसरा टाइप आता है सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू, क्लियर। इनके दो ही फंक्शन है, एक एब्जॉर्प्शन, एक एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। कौन दो लोग बताइए, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, क्लियर। अब सुनते ध्यान से, इनमें भी हम तीन तरीके के बताएंगे आपको, और तीनों में मेरा मेन मकसद क्या होगा, एग्जाम्पल। क्या याद रखना है, एग्जाम्पल, ध्यान सुनेंगे। पहला एक तो नॉर्मल क्यूबॉइडल होते हैं, हमने क्या बोला, एक नॉर्मल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं, क्लियर। एक हमारे पास ब्रश बॉर्डर होती हैं, एक हमारे पास कैसी होती हैं, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती हैं, और एक हमारे पास काइनो सिलिएटेड क्यूबॉइडल होती है। सुनेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। अब सुनते ध्यान से, एक तो नॉर्मल क्यूबॉइडल का मतलब ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, इनके बेस पे न्यूक्लियस होगी। इनकी सबसे खास बात क्या होगी बताइए, न्यूक्लियस कहाँ पे होगी, इनके बेस पे होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी क्या होंगे हमारे पास बताइए, क्यूबॉइडल होंगे, यहाँ पे भी क्यूबॉइडल होंगे, बट इनमें क्या होंगे, विलाई एंड माइक्रोविलाई होंगे, क्लियर। न्यूक्लियस कहाँ की तरफ, बेस पे न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। कुछ कह रहे हो भाई। फिर उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर एक क्यूबॉइडल होंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से काइनोसिलिएटेड लगे होंगे, ठीक है। बेस पे हमेशा कैसे होंगे, न्यूक्लियस होंगे। न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होंगे बताइए, बेस पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब सुनते ध्यान से, यहाँ पे हमारा मकसद क्या है बताइए, हमारा मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद क्या है, एग्जाम्पल, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता था, क्लियर। अगर हम बात करते हैं नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन कहाँ पे आपको नजर आते थे, तो हमारे पास सबसे नंबर वन आता है हमारे पास स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड। पहले एग्जांपल लिखेंगे, स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड। दूसरा एग्जांपल हमारे पास, दूसरा एग्जांपल हमारे पास एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट
DCT, DCT, DCT का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे जर्मिनल एपिथेलियम, दूसरा क्या लिखेंगे, जर्मिनल एपिथेलियम, क्लियर। ये हमारे पास एग्जांपल सबके सब याद होने चाहिए, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, इनका एग्जांपल ब्रश बॉर्डर में कहाँ लिखेंगे, पीसीटी ऑफ, सबसे ज्यादा हमारे पास एब्जॉर्प्शन कहाँ होता था, ठीक है, वहां पे हमने साफ साफ लिखवाया था ब्रश बॉर्डर की बॉर्डर एपिथेलियम, क्लियर। इनके एग्जांपल में लिखेंगे टर्मिनल ब्रांच ऑफ, टर्मिनल ब्रांच ऑफ ब्रोंक्यूल, हो गया। चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टाइप, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट पहले हम लिख लेते हैं। इनके पहला पॉइंट क्या आता है कि ये किस में मदद करती हैं, तो ये हेल्प करती हैं एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, किस में मदद करती हैं, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में। दूसरा पॉइंट, इनके पास ओवल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ओवल शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लियस होगा वो प्रेजेंट होगा नियर द बेस, न्यूक्लियस कहां पे प्रेजेंट होगा बताइए, नियर द बेस, बेस के पास प्रेजेंट होता है, क्लियर। एक खास बात और, इनका सिक्रीशन काम बताया है ना, तो यानी इनमें म्यूकस सिक्रीटिंग कुछ ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ग्लोबुलेट सेल्स, क्या बोलते हैं, यानी हमारे पास क्या आता है कि इनके पास ग्लोबुलेट सेल्स प्रेजेंट होती है, ग्लोबुलेट सेल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, विच सिक्रीट, क्या सिक्रीट करती हैं बताइए, म्यूकस, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड पाई जाती है इनके पास, जिसको हम क्या नाम देते हैं, गोबलेट सेल्स बोलते हैं, हो गया। अब सुनते हैं, अगर हमने इससे पहले जो बताया था ब्रश बॉर्डर में, ठीक है, यहां पर कुछ ब्रश बॉर्डर में यहाँ पे कुछ माइक्रोविलाई की तरह नजर आ रही है, क्या ये लोग, बोलिए, माइक्रोविलाई है तो क्या करेगी, इंक्रीजेज, बड़े समझदार हो, सरफेस एरिया, फिर क्या करेगा, ये लिखवाने की जरूरत तो नहीं थी ना, क्लियर। यानी जहां जहां माइक्रोविलाई होगी वहां वहां सरफेस एरिया होगा बढ़ेगा, और जहां जहां सरफेस एरिया बढ़ेगा वहां वहां एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्लियर, क्लियर। आगे बढ़े, अब सुनते ध्यान से। अब सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम हमारे पास जो होते हैं वो कुछ टाइप्स के होते हैं, एक तो हमारे पास नॉर्मल कॉलुमनर होती हैं, एक हमारे पास कैसे होंगे बताइए, नॉर्मल कॉलुमनर होंगे, एक हमारे पास ब्रश बॉर्डर होंगे, क्लियर, और एक हमारे पास
काइनोसिलिएटेड होंगे। कैसे होंगे बताइए? काइनोसिलिएटेड। एक हमारे पास स्टीरियोसिलिएटेड होंगे। क्लियर? यानी हमारे पास क्या होते हैं कि एक तो ऐसे होंगे जो हमारे पास कॉलमनर एपिथेलियम की बात अगर कर रहे हैं तो ये कॉलमनर एपिथेलियम कुछ कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होंगे। क्लियर? इनके पास न्यूक्लियस कहाँ पे होगा बताइए? बेस पे होगा। और कहाँ कैसा होगा? ओवल शेप्ड होगा। क्लियर? अगर हमने ब्रश बॉर्डर बोला है तो ये हमारे पास ये कॉलमनर एपिथेलियम है, ब्रश बॉर्डर कुछ इस तरीके के होंगे। ठीक है? न्यूक्लियस कहाँ की तरफ है? बेस की तरफ। ठीक है? एक होता है हमारे पास कॉलमनर एपिथेलियम, अगर बोल रहे हैं कुछ इस तरीके से कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होंगे। यहाँ पे काइनोसिलिएटेड यानी मोटाइल सीलिया प्रेजेंट होंगे। कैसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं बताइए? मोटाइल सीलिया इनके पास क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। सीलिया इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। याद आ रही है? फिर हमने ये कहा कि हमारे पास स्टीरियोसिलिएटेड अगर हम बोल रहे हैं तो कॉलमनर एपिथेलियम है, इनके पास जो सीलिया होगा वो कैसा होगा? नॉन मोटाइल सीलिया होगा। कैसे सीलिया होंगे बताइए? नॉन मोटाइल सीलिया होते हैं। कैसे सीलिया होंगे? नॉन मोटाइल सीलिया होंगे। आज ही खत्म हो जाएगा चैप्टर ये हमारा। क्लियर? आधा कॉकरोच भी खत्म कर देंगे मूड बनेगा तो। क्लियर? एग्जाम्पल, हमें किस पे ध्यान देना है? एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल दनादन लिखेंगे। इनका पहला एग्जाम्पल आपके पास आता है, जितने भी जीआईटी के ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड्स ऑफ जीआईटी। जीआईटी का मतलब क्या समझते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है? इनका एग्जाम्पल ही हमारे पास है जीआईटी। यानी जीआईटी के अंदर जो भी हमारे पास पाए जाते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का जो लेयर होती है वो कैसे होते हैं बताइए? कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होते हैं। ठीक है? काइनोसिलिएटेड में हमारे पास, काइनोसिलिएटेड में पहला एग्जांपल हमारे पास ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, दूसरा हमारे पास अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। याद आ रही है? जब हम आपको रिस्पायरेटरी ट्री पढ़ा रहे थे तो वहां पे जितने भी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट ब्रोंकियाई वगैरह में जो पाए जाते थे ये काइनोसिलिएटेड ही पाए जाते थे। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टीरियोसिलिएटेड में एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस और इंटरनल ईयर। इनके एग्जांपल में कौन कौन आएंगे? वॉस डिफरेंस आएगा, एपिडिडाइमिस, इंटरनल ईयर। अब सुनते ध्यान से। अब हमारे पास क्या आता है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया? टिश्यूज पढ़ लिया, टिश्यू के टाइप्स पढ़ लिए। टिश्यू के टाइप में कौन कौन से? सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर। बोली बात सही है? क्या मैंने सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पढ़ लिया? क्या मैंने क्यूबॉइडल पढ़ लिया? क्या मैंने कॉलमनर पढ़ लिया? अब हम एक तरीके का क्या पढ़ाना चाह रहे हैं? मॉडिफिकेशन पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है? उस मॉडिफिकेशन का नाम है ग्लैंडुलर टिश्यू। क्या बोला? ग्लैंडुलर टिश्यू बोला। हमारे पास क्या होते हैं? जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वो मॉडिफिकेशन होते हैं किसके? इसी के हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम के और कॉलमनर एपिथेलियम के क्या होते हैं? मॉडिफिकेशन होते हैं। समझ आई बात? तो एक नोट डाल करके हमारे पास अलग से लिखेंगे ग्लैंडुलर टिश्यू। जिससे हमारे पास क्या बनते हैं बताइए? ग्लैंड बनते हैं। ठीक है? हेडिंग डालते हैं हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है? चलिए ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में लिखेंगे तो क्या बताएंगे? इट इज अ मॉडिफाइड, मॉडिफाइड कौन से टिश्यू बताइए? सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल
सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम, इपिथेलियल टिश्यू। हो गया। अब सुनते ध्यान से। अब हमने ये कहा कि जो क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ सेल। डायरेक्ट पूछा गया है एक बार क्वेश्चन में कि ग्लैंडुलर टिश्यू के किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ सेल्स। अगर कोई भी ग्लैंडुलर टिश्यू अगर वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बना है, वन सेल से मिलकर बना है, ठीक है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो पार्ट में डिवाइड किया। किस बेसिस पे बताइए? नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे। पहला आता है हमारे पास यूनिसेलुलर और दूसरा आता है हमारे पास मल्टी सेलुलर। एक होता है हमारे पास यूनिसेलुलर और एक होता है हमारे पास मल्टी सेलुलर। क्लियर? टाइप ऑफ टिश्यूज में हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यू में हमने क्या बोला? ये किससे मिलकर के बना होगा? मेडअप ऑफ वन सेल्स, ठीक है। अगर वन सेल से मिलकर के बना है तो क्या बताएंगे? बताइए तो क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। और अगर मल्टी सेल से मिलकर के बना है तो बोलिए, तो यानी ये किससे मिलकर के बना है? मेडअप ऑफ मेनी सेल्स। क्लियर? और आपके लिए बता दें, मोस्ट ऑफ दी जो ग्लैंड होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेल्ड होते हैं, ठीक है। यानी मैक्सिमम जो ग्लैंड होते हैं, मोस्ट ऑफ दी ग्लैंड, एग्जाम्पल इनका क्या होगा? मोस्ट ऑफ दी जो ग्लैंड होती हैं वो सब के सब कैसे होते हैं बताइए? मोस्ट ऑफ दी ग्लैंड्स कौन से होते हैं बताइए? मल्टी सेल्ड होते हैं, ठीक है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कुछ एक्सेप्शन ही तो होगा, ठीक है। आपने कभी भी पेनेट सेल्स का नाम सुना या गोबलेट सेल्स का नाम सुना है? गोबलेट सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? सब डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। जब हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे होते तब ये आता, बट अब हम सिलेबस में ही नहीं तो क्या बताएं। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल क्या आता है? ग्लोबुलेट सेल्स आते हैं। गोबलेट सेल्स आएंगे, ठीक है। क्या रिलीज करते हैं बताइए? क्या रिलीज करते हैं? म्यूकस रिलीज करेंगे। क्लियर? दूसरा एग्जांपल आपसे बहुत पूछा जाएगा, कभी भी आपने पेनेट सेल्स के नाम सुना है? ठीक है, ये लाइसोजाइम से सिक्रीट करती हैं। ये क्या रिलीज करती हैं बताइए? लाइसोजाइम रिलीज करती हैं। क्लियर? जल्दी करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सुनते जाइए। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ग्लैंड्स के टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हम किसको बताना चाह रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ डक्ट। किसके बेसिस पे? डक्ट के बेसिस पे हम ग्लैंड के टाइप्स बताना चाह रहे हैं। क्लियर? तो लिखेंगे टाइप ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ डक्ट। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ डक्ट, ठीक है। डक्ट के बेसिस पे हमारे पास जो ग्लैंड होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं बताइए? कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के हमने ग्लैंड पढ़ाए थे। हमने तो पढ़ाए तो 4 टाइप के थे, ठीक है। एक हमारे पास कैसे? इंडोक्राइन, एक हमारे पास एक्सोक्राइन, एक हेटेरोक्राइन और एक मिक्स ग्लैंड। याद आ रही है? बट आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में 3 ही टाइप्स के दिए हैं। मिक्स ग्लैंड को गोली मारा है उन्होंने, ठीक है। हेटेरोक्राइन दिया है, इंडोक्राइन दिया है, एक्सोक्राइन दिया है।
इस चैप्टर में। क्लियर? तो यानी हमारे पास किस बेसिस पे, एक होता है एक्सोक्राइन और एक होता है हमारे पास इंडोक्राइन, और एक हमारे पास कैसे होते हैं, हेट्रोक्राइन। एक हमारे पास इंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन और एक होता है हमारे पास हेट्रोक्राइन। जल्दी जल्दी पॉइंट आपको दोबारा लिखवा रहे हैं, ठीक है? एक बार मैं लिखा चुका हूं, कहाँ पे, हार्मोन वाले चैप्टर में। फिर से लिखेंगे वही बात, ठीक है? एक्सोक्राइन में क्या लिखेंगे, डक्ट प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, तो लिखेंगे डक्ट प्रेजेंट। इनके पास क्या प्रेजेंट होगा एक्सोक्राइन में, बताइए? एक स्पेशल डक्ट प्रेजेंट होते हैं, तो क्या बोला, इनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होगा। क्लियर? जो भी हमारे पास हार्मोन रिलीज होगा डायरेक्ट सबस्ट्रेट पे गिरेगा, यानी जहां पे उसका एक्शन होगा वहीं पे रिलीज होगा। जैसे हमने ये कहा कि सैलिवरी ग्लैंड से बहुत सारे ग्लैंड डक्ट निकलते हैं ना, सैलिवरी ग्लैंड इज आल्सो टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है? सैलिवरी ग्लैंड में हमारे पास 3 तरीके के ग्लैंड होते हैं। एक हमारे पास क्या, पैरोटिड ग्लैंड, एक सबलिंगुअल ग्लैंड, एक सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है? पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये अलग अलग ग्लैंड से अलग अलग डक्ट निकलते हैं। एक डक्ट का नाम होता है डक्ट ऑफ रिवाइनस, एक डक्ट का नाम होता है वाटसन डक्ट, एक डक्ट का नाम होता है स्टेंसन डक्ट। जो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं वहां से निकलता है स्टेंसन डक्ट, ठीक है? जो हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड होते हैं वहां से वाटसन डक्ट, और जो सबलिंगुअल ग्लैंड होते हैं वहां से निकलते हैं डक्ट ऑफ रिवाइनस। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता तो मैं आपको पढ़ाता, है नहीं, तो असुविधा के लिए खेद है, ठीक है? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या है, ये स्पेशल डक्ट होते हैं। ये सारे के सारे सैलिवरी डक्ट जितने भी होते हैं वो कहाँ पे गिरते हैं, बताइए? ओपन होते हैं डायरेक्ट माउथ कैविटी में। और माउथ कैविटी में कब, जब फूड आता है तब। यानी किसी भी हार्मोन का रिलीज कहाँ पे हुआ, डायरेक्ट सबस्ट्रेट पे हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, जो हार्मोन रिलीज होगा, जो हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है, कहाँ पे होगा बताइए? ऑन सबस्ट्रेट, डायरेक्ट सबस्ट्रेट पे गिरेगा जहां पे एक्शन दिखाना होगा उनको। क्लियर? एग्जाम्पल मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल। समझाए? इधर देखिएगा, पहला एग्जाम्पल आता है हमारे पास गोबलेट सेल्स, इसको हम बोलते हैं म्यूकस रिलीजिंग ग्लैंड, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड, और सैलिवरी ग्लैंड में तीनों ग्लैंड आएंगे, ठीक है? कौन कौन से, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है? सैलिवरी ग्लैंड के बाद आपने कभी भी मेमरी ग्लैंड का नाम सुना है? तो जो मेमरी ग्लैंड होते हैं वहां से भी कई सारे डक्ट निकलते हैं। जब हम आपको मेमरी ग्लैंड पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन में तब आएगा, ठीक है? कई सारे क्या होते हैं, मेमरी लोब से मेमरी ट्यूब्यूल निकलते हैं, मेमरी ट्यूब्यूल मिलकर के मेमरी डक्ट बनाती है, मेमरी डक्ट मिलकर के लेक्टिफेरस डक्ट बनाती है, और लेक्टिफेरस डक्ट डायरेक्ट कहाँ पे ओपन होता है, लेक्टिफेरस एम्पुला में, और एम्पुला से एक हमारे पास अलग से डक्ट निकलती हैं, लेक्टिफेरस साइनस, फिर वो डायरेक्ट निप्पल में ओपन होती हैं। सब डक्ट ही तो है। समझ में आ रही मेरी बात? तो यानी ये सब के सब क्या है, मेमरी ग्लैंड भी हमारे पास यहाँ पे आएंगे, सैलिवरी ग्लैंड आएंगे, गोबलेट सेल्स भी आएंगे, ठीक है? एक लास्ट में आता है हमारे पास एंजाइम रिलीजिंग ग्लैंड, ठीक है? जितने भी ग्लैंड एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, एंजाइम रिलीजिंग ग्लैंड। क्लियर? हो गया? चलिए, एक्सोक्राइन के बाद अब हमारे पास क्या आता है, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में इनको हम क्या बोलते हैं बताइए? डक्टलेस ग्लैंड। क्यों? डक्ट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्लियर? तो हार्मोन कहां पे रिलीज होगा बताइए? हार्मोन रिलीज्ड इन
हार्मोन रिलीज्ड इन कहाँ पे, बॉडी फ्लूइड, ठीक है। और मैं आपको गारंटी के साथ बता दे रहा हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा। जितने भी हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड है सबके सब कहाँ होंगे, इंडोक्राइन, ठीक है। हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन सेल पिट्यूटरी के, पिट्यूटरी जिसको कंट्रोल करती है सबके सब पीनियल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड हमारे पास, ये सब के सब ग्लैंड कौन है, सब के सब इंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या मैं पढ़ा चुका हूं, तो मैं ये एग्जांपल में लिख सकता हूं क्या, ऑल रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन का मतलब हमने क्या बताया था, यानी ये क्या होते हैं कि इंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन अगर दोनों फंक्शन शो करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोक्राइन। क्लियर, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल बताइए क्या होगा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पेनक्रियाज, एग्जाम्पल टेस्टिस, एग्जाम्पल ओवरी। हो गया, चलिए हेडिंग डालते हैं। सिंपल इपिथेलियल टिश्यूज हमारा खत्म हो गया। क्लियर, हेडिंग हमारे पास कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। अब सुनते हैं ध्यान से, कंपाउंड का मतलब क्या बताया था, कोई हमें बताए कंपाउंड का मतलब हमने क्या बताया था, कंपाउंड का मतलब क्या बताया था, मल्टीलेयर्ड, दूसरा प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल, ठीक है, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। कंपाउंड इपिथेलियम को हम डिवाइड कर रहे हैं, कंपाउंड इपिथेलियम को हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यूज को हम डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में। कितने पार्ट में, हम दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं। पहला हमारे पास आता है ऐसा कंपाउंड इपिथेलियम जो हमारे पास स्ट्रेचेबल हो, कैसा हो, स्ट्रेचेबल, यानी जिसमें स्ट्रेच करने की टेंडेंसी अगर हो रही है तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेचेबल कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यूज। पहला हमारे पास कौन से, स्ट्रेचेबल कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यूज। एक दूसरा हमारे पास कैसा आ जाएगा बताइए, बोलिए, नॉन स्ट्रेचेबल कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यूज। एक हमारे पास कैसे आते हैं, स्ट्रेचेबल, और एक आते हैं हमारे पास नॉन स्ट्रेचेबल। ट्रांजिशनल इपिथेलियम कहाँ सुना था, फिर भी बोलो नहीं याद आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और सुना रहे हैं ना, कहे डांट रही हो, ठीक है। जब हम आपको ये बोल दें अगर यूरोथीलियम, ठीक है,
तो आंख बंद करके सारे के सारे यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा, तीनों एग्जाम्पल जोड़ दीजिएगा यहाँ पे। समझ में आई बात? यानी यूरोथीलियम अगर हमने बोल दिया, सब के सब यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और यूरेथ्रा, ठीक है। तीनों एग्जाम्पल यहां पे आप लिख दीजिएगा आंख बंद करके। क्लियर हो गया? अब सुनते जैसे, कभी भी आपने सिंपल स्क्वेमस, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज के कितने टाइप्स हमने पढ़ाए थे आपको? 3 टाइप, एक स्क्वेमस, एक क्यूबॉइडल, एक कॉलुमनर। सेम यही बात यहां पे भी लिख लेना है, ठीक है। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, इनका मैं दूसरा टाइप्स अगर लिखूं, क्लियर, इनको एक नाम से और जानते हैं, इनको हम स्ट्रेटिफाइड भी बोलते हैं। इनको मैं क्या बोलता हूं? स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर, सॉरी, कंपाउंड इपिथेलियल, ठीक है, टिश्यू। क्लियर? इनके अगर टाइप्स पूछा जाएगा, अभी लिखेंगे नहीं टाइप्स, पहले ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो फिर सॉरी बोलने में समय नहीं लगेगा हमें। क्लियर? स्ट्रेटिफाइड में हमारे पास 3 तरीके के स्ट्रेटिफाइड होंगे। कितने तरीके के स्ट्रेटिफाइड? 3 तरीके के स्ट्रेटिफाइड। एक पहला स्ट्रेटिफाइड मैंने लिख दिया, दूसरा स्ट्रेटिफाइड लिख दिया, ये तीसरा स्ट्रेटिफाइड हमने लिख दिया। स्ट्रेटिफाइड कितने तरीके के? 3 तरीके के। एक हमारे पास स्क्वेमस की बात करेंगे, एक हमारे पास क्यूबॉइडल की बात करेंगे, और एक हमारे पास कॉलुमनर की बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड में, स्क्वेमस में 2 तरीके। क्लियर? एक होता है हमारे पास किरेटिनाइज्ड, और एक हमारे पास कैसे? नॉन किरेटिनाइज्ड। क्लियर? मेरे लिए अब क्या इंपॉर्टेंट रह गया? एग्जाम्पल, धनाधन एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं स्क्वेमस में लिखवाता फिर यहाँ पे इसके एग्जाम्पल लिखवाता, अच्छा नहीं रहता। अब एक साथ एग्जाम्पल मैं लिखवा दे रहा हूं, तो चाहे मैं इसको बोलूं चाहे इसको बोलूं, दोनों किसके टाइप्स हुए? स्क्वेमस के, ठीक है। अब इतना लिखिए, तब उसके बाद एग्जाम्पल अच्छे से रटवाते हैं आपको, है ना। हो गया? एग्जाम्पल लिखवाएं, एग्जाम्पल लिखवाएं। अब सुनते ध्यान से। अब सुनते, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में हमारे पास पहला एग्जाम्पल आपको ध्यान से सुनना है। क्लियर? पहला एग्जाम्पल क्या है? अगर कहीं पे किरेटिनाइज्ड की बात की जाए, क्लियर, तो वो मान चलिए हार्ड के लिए यूज किया जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इनका पहला एग्जाम्पल किरेटिनाइज्ड में हमारे पास क्या आता है? स्किन आता है, याद हो जाएगा। नॉन किरेटिनाइज्ड में यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। आपने ओरल कैविटी सुना है? ओरल कैविटी के जितने भी लाइनिंग होती हैं, सब के सब कैसी होती हैं? स्ट्रेटिफाइड होती हैं। क्लियर? आपने कभी भी फेरिंग्स का नाम सुना है? क्लियर? इनकी जो कैविटी होती है वो किसकी होती है? नॉन किरेटिनाइज्ड होती है। आपने कभी भी ईसोफेगस सुना है? आप कभी भी एनल कैविटी के बारे में नाम सुने हैं? ठीक है, और वजाइना। क्लियर? इन सब में कैसा होता है बताइए? इन सब में कैसा होता है? नॉन किरेटिनाइज्ड। क्लियर? एनल कैविटी की जगह पे एनल कैनाल कर लीजिएगा, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल हमारे पास लिखेंगे। कॉन्जक्टाइवा, कॉन्जक्टाइवा कहां पे पाई जाती हैं? समझ आ रही बात? कंजक्टिवाइटिस आपने कभी नाम सुना है? कंजक्टिवाइटिस नहीं सुना है? पहले जब बचपन में होता था हम लोग कहते थे हमारी तरफ मत देखो नहीं तो हमें भी हो जाएगा। नहीं देखा है? आइज के कई सारे डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है।
कंजक्टिवाइटिस, ग्लूकोमा। हेडिंग डालते हैं हमारे पास, एक सुंदर सी हेडिंग डालेंगे, सेल जंक्शन। सेल जंक्शन हेडिंग हो गया हमारे पास सेल जंक्शन। क्लियर? जंक्शन का मतलब आप क्या समझते हैं? जंक्शन का मतलब क्या समझते हैं भाई साहब? जंक्शन का मतलब आपने ये देखा होगा कहीं पे भी, अगर ठीक है, कभी ट्रेन पे गए हो, ट्रेन में हाँ बोल दो, हमें अच्छा लगेगा। हाँ भाई, फ्लाइट में उड़ने वाले लोग तुम लोग ट्रेन कहाँ देखोगे, है कि नहीं? लंदन में नहीं चलता क्या ट्रेन वगैरह? चलो सुनते ध्यान से। जंक्शन का मतलब ये होता है कि जहां पर एक चीजें अगर रुकती हैं, वहां से कई सारे रास्ते होते हैं और वहीं पे मटेरियल का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है? कभी भी स्टेशन और जंक्शन में यही फर्क होता है। स्टेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, ट्रेन रुकती है, वहां से दूसरी ट्रेन आप बदल नहीं सकते। बट जंक्शन में क्या होता है कि कहीं पे अगर आप बहुत दूर जा रहे हैं, यानी यहाँ से अगर गुवाहाटी से अगर दिल्ली जाना हुआ, तो अगर आपको 2-3 ट्रेन बदलनी होगी तो जंक्शन में बदलेंगे, स्टेशन पे नहीं। क्लियर? वहां पे रुकेंगे, फिर वहां से आप कहीं कहीं और जाएंगे। क्लियर? जैसे गुवाहाटी जंक्शन है, कामाख्या जंक्शन है, बीच बीच में जो स्टेशन आते रहते हैं वो अलग अलग, वहां पे ट्रेन नहीं बदलनी पड़ेगी आपको। क्लियर? तो हमने ये कहा कि हमारे सेल्स के अंदर यानी हमारे बॉडी के अंदर कई सारे ऐसे जंक्शन होते हैं जहां पे किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है या एक्सचेंज होता है। क्लियर? हमारे पास क्या है कि अब जंक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है? तो जंक्शन हमने क्या बताया कि हमारे बॉडी के अंदर कई सारे क्या होता होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता होगा। क्लियर? उसी को क्या हम बोलते हैं, जंक्शन। मैक्सिमम जंक्शन जो होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज के पास प्रेजेंट होती है। मैक्सिमम जंक्शन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बताइए? एपिथेलियल के पास होती है। बहुत ही कम अमाउंट में हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होती है बताइए? मस्कुलर टिश्यूज में होती है और नर्वस टिश्यू में, बहुत ही कम। यानी कहाँ पे एब्सेंट होती होगी? कनेक्टिव में। समझ में आई बात? तो सेल जंक्शन में लिखेंगे हमारे पास मोस्टली जंक्शन प्रेजेंट इन, मोस्टली जंक्शन, मोस्टली जंक्शन, मोस्टली जंक्शन प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन कहां बताइए? प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। मोस्टली जंक्शन प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। मैक्सिमम जंक्शन कहां पे प्रेजेंट होती है बताइए? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सेल जंक्शन आल्सो प्रेजेंट इन, सेल जंक्शन आल्सो प्रेजेंट इन, आल्सो प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन मस्कुलर एंड, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है? अब सुनते ध्यान से, सेल जंक्शन के टाइप्स। ठीक है? अब सुनते ध्यान से, इधर देखिएगा, सेल जंक्शन के हमारे पास टाइप्स देखेंगे। ये 3 तरीके के होते हैं सेल जंक्शन। क्लियर? एक होता है हमारे पास टाइट जंक्शन, एक हमारे पास कैसे जंक्शन होते हैं बताइए? टाइट जंक्शन। एक हमारे पास आते हैं एडहेरिंग जंक्शन, और एक हमारे पास आते हैं गैप जंक्शन। क्लियर? एक हमारे पास कैसे गैप जंक्शन, एक होता है टाइट जंक्शन, और एक हमारे पास
एडहेरिंग जंक्शन। अब हम आपको समझा रहे हैं टाइट जंक्शन क्या है। जैसे एक सेल यहाँ पे आई और ये कुछ इस तरीके की आ रही है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे और यहाँ पे ये जंक्शन आकर के क्या हुए बताइए, मिले, और यहाँ पे क्या हुए, एकदम टाइट से बंध गए। ठीक है, क्या किसी भी मटेरियल का, हमने क्या बोला, किसी भी मटेरियल का अगर यहाँ से यहाँ जाना हुआ तो क्या जा पाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि ये टाइटली क्या है, एकदम पैक्ड है, कुछ इस तरीके से पैक्ड होते हैं, एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, यानी अगर इस तरीके से पैक्ड है, अगर यहाँ पर तो कोई किसी चीज का अगर यहाँ पे पानी भी डालेंगे बाहर लीक हो पाएगा, नहीं। लीकेज इस तरीके के हमने बताया, ऐसे जंक्शन। ठीक है, एक से लिए यहाँ पे आकर के बाइंड हुई, और बाइंड होने के बाद यहाँ से कोई भी पानी अगर गिर पाएगा तो गिरा पाएंगे आप, नहीं। यानी किसी भी तरीके की लीकेज नहीं होगी। क्या नहीं होगी बताइए, यानी हमारे पास क्या करते हैं, ये स्टॉप करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल्स। ठीक है, यानी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है लीकिंग को। किसको प्रिवेंट करता है, लीकिंग को। प्रिवेंट लीकेज फ्रॉम अ सेल, किसी एक सेल को प्रिवेंट करता है लीक होने से। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एडहेयर जंक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एडहेयर जंक्शन। एडहेयर जंक्शन को देखेंगे ध्यान से। ये एक हमारे पास जंक्शन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक जंक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके का मैं बना रहा हूँ। क्या इनके बीच में कोई गैप दिख रही है आपको? बट ये गैप उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आपको दिखाई जा रही है। ठीक है, ये क्या करती है, यहाँ पे ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस पाए जाते हैं, ये भी इंटरसेलुलर सब्सटेंस पाए जा रहे हैं। क्लियर? यहाँ से क्या निकले रहते हैं, कई सारे सीमेंटिक सब्सटेंस पाए जाते हैं जो इनको इससे कनेक्ट कर रहे हैं, जो इनको इनसे कनेक्ट कर रहे हैं, जो इनको इनसे कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? यानी ये किसका काम कर रही है, सीमेंटिंग सब्सटेंस का काम कर रही है नहीं? क्लियर? यानी ये दो सेल्स को जोड़ने का काम कर रही है और ये सीमेंटिंग सब्सटेंस का काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेंगे, दो सेल्स को हमेशा जोड़े रखेंगे। ठीक है, चलिए गैप जंक्शन में देखेंगे। ये हमारे पास गैप जंक्शन है, ये गैप जंक्शन है, अगर किसी भी आयंस का या चैनल प्रोटीन का अगर क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, तो हम किसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, गैप जंक्शन से ही करेंगे। ठीक है, तो फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस स्मॉल एंड लार्ज प्रोटीन, स्मॉल एंड लार्ज प्रोटीन। चलिए हेडिंग डालते हैं हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, हेडिंग डालते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? दो ही टिश्यूज तो बचे हैं हमारे पास, कनेक्टिव टिश्यू और हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, अच्छा मस्कुलर भी है ना, नर्वस टिश्यू तो पढ़ा चुके हैं ना, उसमें ज्यादा पढ़ाना नहीं है हमें।
न्यूरल टिश्यू में पढ़ा चुका हूँ, नर्वस में ही, ठीक है, नर्वस सिस्टम में ही। मस्कुलर टिश्यू मसल्स में पढ़ा चुका हूँ, क्लियर। बचा क्या, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये मत कहना कि ब्लड में पढ़ा चुका हूँ, क्लियर। ब्लड स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू था, क्लियर, बट यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाना है। हेडिंग डालते हैं कनेक्टिव टिश्यू, लिखेंगे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में मोस्ट एबंडेंट, अरे निकाल भाई बैग में से, कॉपी बंद कर ली है, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल, यानी हमारे जैसे एनिमल्स के अंदर क्या होता है, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हम लोग कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में आते हैं, ठीक है। हम लोग जानवर हैं या नहीं, पहले ये बताओ, आप लोग जानवर हो कि नहीं हो? हाँ है ना, वो तो पहले से पता था मुझे, ठीक है, लेकिन तुम्हारे मुंह से गुलवाना था हमें, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, इनका कनेक्टिव नाम क्यों पड़ा। हमने क्या बोला, कनेक्टिव टिश्यू का नाम कनेक्टिव क्यों पड़ा, बताइए क्यों पड़ा। क्योंकि कई सारे बॉडी ऑर्गन पार्ट को या फिर हमारे पास कई सारे मटेरियल को ये कनेक्ट करने का काम करते थे, क्लियर। तो लिखेंगे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव नेम्ड, ठीक है, कनेक्टिव नेम because of their special function, of supporting and linking, इनका स्पेशल फंक्शन क्या था बताइए, सपोर्टिंग एंड लिंकिंग ऑफ अदर टिश्यू, या ऑर्गन ऑफ बॉडी, क्लियर। अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कंपोजिशन बताइए, क्या बताइए, कंपोजिशन, तो कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के क्या बताइए हमें, कंपोजिशन बताइए, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास क्या होगा, सेल्स होंगे, बोलिए, और सेल्स के अलावा क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होंगे या मैट्रिक्स जिसे कहते थे, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस के पास। तो यानी इनके पास दो ही तो कंपोजिशन होंगे, या तो क्या होगा बताइए, इनके पास सेल्स होगा, या फिर इनके पास क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर, ठीक है, फ्लूइड होगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, बताइए, मैट्रिक्स बोलेंगे या ईसीएफ बोलेंगे, ठीक है। अब सेल्स में किस टाइप के सेल्स होते हैं, क्लियर। इनमें सबसे पहला आता है प्लाज्मा सेल्स, इसमें सबसे पहला सेल्स कैसा आता है, प्लाज्मा सेल्स। दूसरा टाइप्स आते हैं हमारे पास मीजेनकाइमल सेल्स। तीसरा आता है हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट। दूसरा आता है हमारे पास क्या, फाइब्रोब्लास्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैक्रोफाजेस, ठीक है। ये इतने टाइप के सेल्स इनके अंदर पाए जाते हैं। कभी आपने मास्ट सेल्स का नाम सुना है,
यही सेल्स इसमें भी पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये इतने तरीके के सेल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, मास्ट सेल्स भी। हो गया। अब बात आती है हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये इनके दो टाइप्स नहीं होते हैं, इनमें दो चीजें पाई जाएंगी आपको, क्लियर। एक हमें देखने को मिलेगा फाइबर, और एक देखने को मिलेंगे हमें ग्राउंड सब्सटेंस। क्या देखने को मिलेगा? एक फाइबर देखने को मिलेगा, और एक हमें क्या देखने को मिलेगा? ग्राउंड सब्सटेंस देखने को मिलेगा। समझे? फाइबर में हमारे पास सबसे मोस्ट एबंडेंट फाइबर क्या था? कोलेजन फाइबर। दूसरा हमारे पास आता है इलास्टिक फाइबर, और तीसरा आता है हमारे पास रेटिकुलर, या फिर इनको हम बोलते हैं थिन इलास्टिक फाइबर। क्लियर? कई बार इनके क्या होते हैं, कलर को लेकर के पूछा जाता है। कोलेजन जो फाइबर होता है व्हाइट होता है, और ये दोनों क्या होते हैं, येलो येलो होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं बताइए? हमारे पास कोलेजन फाइबर कैसे होते हैं? व्हाइट होते हैं। बाकी हमारे पास ये कैसे होते हैं? येलो कलर होते हैं। ये भी कैसे होते हैं बताइए? येलो कलर होते हैं। हो गया। चलिए, ग्राउंड सब्सटेंस में हमारे पास सबसे नंबर 1 पे ग्राउंड सब्सटेंस आते हैं ग्लाइको अमीनो ग्लाइकेन आते हैं, ठीक है। दूसरे में आते हैं हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड आते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं पेप्टाइडो ग्लाइकेन आते हैं। क्लियर?